सहारा प्रणाम। सहारा समय देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं रूपांशी मिश्रा। हमारे इस खास शो में आपका स्वागत है। अरुणाचल में भारत चीन सैनिकों के बीच झड़प। भारतीय सेना ने 300 चीनी सैनिकों को खदेड़ा। झड़प के बाद मोर्चे पर हमारे लड़ाकू विमान। आखिर भारत से जंग क्यों चाहता है चीन? चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वैसे तो उसकी टेढ़ी निगाहें पूरे वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर रही हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश के तवांग को लेकर उसके मंसूबे बार बार सामने आते रहे हैं और कुछ ही दिन पहले उसने फिर से तवांग में भारतीय सेना से भिड़ने की हिमाकत की है। हालांकि भारतीय सेना ने इस बार भी चीनी सेना की घुसपैठ को विफल तो कर दिया है, लेकिन ये हिंसक घटनाएं कई तरह के सवाल पीछे छोड़ जाती हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिरकार चीन अरुणाचल प्रदेश को लेकर इतना सक्रिय क्यों है? आखिर क्यों चीन इस इलाके पर भी अपनी नजरें गड़ाए बैठा है? क्या चीन भारत से युद्ध चाहता है? आइए जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश में चीन के साथ क्या है सीमा विवाद? तवांग एक बेहद खूबसूरत जगह जो अपनी प्राकृतिक छटाओं के साथ साथ धार्मिक महत्व के लिए भी जानी जाती है। इसी तवांग में भारत और चीन के बीच LAC पर एक बार फिर झड़प हुई है। कुछ ही दिन पहले अरुणाचल प्रदेश के योंगसे इलाके में चीनी सैनिकों ने घुसपैठ करने की कोशिश की। 300 के करीब चीनी जवानों ने एक तय रणनीति के तहत भारत की पोस्ट पर कब्जा करने का लक्ष्य रखा, लेकिन वहां मौजूद भारतीय सैनिकों ने उनके मंसूबों को फेल कर दिया। अब ये विवाद तो अपनी जगह है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर चीन अरुणाचल प्रदेश में इतना सक्रिय क्यों हो रहा है? अरुणाचल भारत का, फिर चीन क्यों इतना परेशान? जैसा कि भारत और चीन के बीच करीब 3500 किलोमीटर की एक लंबी सीमा है, अरुणाचल और सिक्किम वाला तो पूर्वी हिस्सा कहलाता है, वहीं उत्तराखंड और हिमाचल वाले हिस्से को मध्य भाग कहा जाता है। लद्दाख वाले इलाके में जुड़ी सीमाओं को पश्चिमी भाग का हिस्सा माना जाता है, लेकिन इस लंबी सीमा पर कई ऐसे इलाके हैं जहां पर चीन और भारत के बीच में जबरदस्त तकरार है। ये तकरार कई मौकों पर हिंसक रूप भी ले चुकी है। लद्दाख को लेकर तो ये विवाद उठता ही रहता है। अरुणाचल प्रदेश को लेकर भी चीन के दावे बड़े हैं। चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत मानता है। उसकी नजरों में पूरा अरुणाचल प्रदेश ही चीन का हिस्सा है। इसी वजह से जब जब भारत के किसी नेता द्वारा अरुणाचल प्रदेश का दौरा किया जाता है या फिर जब कभी विकास परियोजनाओं का वहां उद्घाटन होता है, चीन सबसे पहले प्रतिक्रिया देता है और इसे अपनी संप्रभुता से जोड़ देता है। तिब्बत और अरुणाचल का क्या रहा इतिहास? लेकिन चीन के वो दावे सिर्फ दावे ही माने जा सकते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मानचित्रों में अरुणाचल प्रदेश को भारत का ही अभिन्न अंग माना गया है। वैसे भी तिब्बत और भारत का अपना अलग इतिहास है। चीन की तो एंट्री काफी बाद में हुई। असल में 1912 तक तो भारत और तिब्बत के बीच में कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। उन इलाकों में न मुगलों का राज रहा और न ही ब्रिटेन का। लेकिन जब अरुणाचल के तवांग में बौद्ध मंदिर मिला तो सीमा रेखा को निर्धारित करने का फैसला हुआ। इतिहास के पन्नों पर नजर डालें तो पता चलता है कि 1914 में शिमला में इस सिलसिले में एक अहम बैठक हुई थी और उस बैठक में भारत की तरफ से अंग्रेजों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई थी, जिसमें तिब्बत के प्रतिनिधि थे और चीन के अधिकारियों को भी बुलाया गया था। भारत से जब 1947 में अंग्रेजों का राज खत्म हुआ तो चीन ने बुरी नजरें अरुणाचल प्रदेश पर टिका दी। चीन अरुणाचल प्रदेश की दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा बताता है। इतिहास में कहीं दर्ज नहीं है कि अरुणाचल कभी चीन या तिब्बत का हिस्सा रहा है। बावजूद इसके कि चीन हमेशा से अपने और भारत के बीच अरुणाचल प्रदेश को तनाव का मसला बनाता आया है। तिब्बत में चीन का धोखा और अरुणाचल पर गलत दावे। उस बैठक में साफ कहा गया था कि अरुणाचल का तवांग और दक्षिणी हिस्सा भारत का हिस्सा माना जाएगा। तब तिब्बत की तरफ से भी उस फैसले को स्वीकार किया गया था, लेकिन हमेशा से अड़ियल रहे चीन ने उस समझौते को नहीं माना और उसके प्रतिनिधि बीच में ही बैठक छोड़कर चले गए। तब चीन की नजर तिब्बत पर थी ही, वो अरुणाचल को भी अपने हिस्से में लाना चाहता था।
कई सालों तक ये विवाद ठंडा पड़ा रहा और कोई बड़ी घटना भी नहीं हुई। लेकिन फिर 1950 में चीन ने तिब्बत पर अपना कब्जा जमा लिया। तब दोनों देशों के बीच 17 पॉइंट एग्रीमेंट पर सहमति बनी थी। उसमें साफ कहा गया था कि तिब्बत के लोगों की अपनी अलग स्वतंत्र पहचान रहेगी। चीन कभी भी तिब्बत की राजनीतिक प्रणाली में हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन समय के साथ चीन ने कई मौकों पर इस समझौते का उल्लंघन किया और तिब्बत ने भी कहना शुरू कर दिया कि मजबूरियों की वजह से चीन के साथ समझौता हुआ था और तिब्बत कभी भी चीन का हिस्सा नहीं था। 1962 की जंग और चीन को मिला रियलिटी चेक। अब तिब्बत पर अपना कब्जा जमाने के बाद चीन को अरुणाचल प्रदेश भी अपने पाले में चाहिए था। 1962 के युद्ध में भारत की हार ने चीन के लिए वो रास्ता भी खोल दिया। बताया जाता है कि 1962 के युद्ध की वजह से चीन अरुणाचल के तवांग इलाके तक पहुंच गया था, लेकिन वहां परिस्थितियां चीनी सैनिकों के अनुकूल नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ उस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति पूरी तरह भारत के पक्ष में थी। ऐसे में तब चीनी सैनिकों को पीछे हटना पड़ा था और तवांग इलाके में भारत की उपस्थिति और ज्यादा मजबूत होती गई। एक रिपोर्ट दावा करती है कि साल 2017 में चीन की तरफ से भारत के सामने एक प्रस्ताव रखा गया था। चीन के पूर्व विशेष प्रतिनिधि दाई बिंगवो ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर भारत तवांग क्षेत्र चीन को सौंप देता है, उस स्थिति में अक्साई चिन वाला हिस्सा फिर भारत को सौंप दिया जाएगा। लेकिन भारत की तरफ से उस प्रकार के प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया गया था, क्योंकि अक्साई चिन को भी भारत अपना ही हिस्सा मानता है और तवांग भी उसी के क्षेत्र में आता है। चीन की वजह से फिर बड़ा तनाव, भारत है तैयार। ऐसे में चीन के तमाम दावे भी जमीन पर फेल होते हैं और उसकी भारत के खिलाफ साजिशें भी विफल होती दिख जाती हैं। 9 दिसंबर वाली घटना की बात करें तो तवांग में भारतीय पोस्ट को हटवाने के लिए चीनी सैनिक आए थे। उन सैनिकों को भारतीय जवानों ने देखा तो तुरंत मोर्चा संभाला और भिड़ गए। भारतीय जवानों को भारी पड़ता देख चीनी सैनिक पीछे हटे। इस हिंसक घटना में 6 भारतीय जवान घायल भी हुए हैं। चीन की तरफ से कोई आंकड़ा जारी नहीं हुआ है, लेकिन बड़ी संख्या में उनके जवान भी जख्मी हैं। अगर तवांग पर चीन का कब्जा हो जाए तो भारत पर कितना खतरा। अगर तवांग पर चीन का कब्जा हो जाए तो ये भारत के लिए किस तरह खतरा बन सकता है, समझने की कोशिश करते हैं। चीन की तरफ से LAC पर भारत के लिए 2 पॉइंट सबसे अहम है। पहला है तवांग और दूसरा है चंबा घाटी। चंबा घाटी नेपाल तिब्बत सीमा पर मौजूद है, वहीं तवांग चीन भूटान जंक्शन पर मौजूद है। अगर चीन तवांग पर कब्जा कर लेता है तो अरुणाचल प्रदेश पर दावा ठोक सकता है, जिसे वो अपना हिस्सा मानता है। यही वजह है कि भारत इसे लेकर बेहद सतर्क रहता है, क्योंकि 1962 के युद्ध के घाव अभी भी ताजा हैं और भारत दोबारा उसे दोहराता हुआ नहीं देखना चाहता। भारत बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि सामरिक महत्व की ये जगह उसके हाथ से निकल जाए। इसी को देखते हुए भारत ने पिछले कुछ वर्षों में इस पर खास ध्यान देते हुए निर्माण कार्य तेज किए हैं। इसके अलावा यहाँ सैनिकों की संख्या बढ़ाते हुए निगरानी भी तेज कर दी है और इस नए घटनाक्रम ने भारत की आशंका को सही साबित कर दिया है कि चीन पर कतई भरोसा नहीं किया जा सकता। गलवान घाटी के बाद अब तवांग की घटना ने भारत को बेहद सतर्क कर दिया है। गलवान से लेकर तवांग तक ऐसे कई मौके आए हैं जो भारतीय फौज ने चीन को धूल चटाई है। चीन कई बार नापाक चाल चलता है और भारतीय सीमा को पार करने की कोशिश करता है, लेकिन हमारे जवान मुंहतोड़ जवाब देते हैं और उनकी चालों को फेल कर देते हैं। ऐसे में हम आपको बता दें, उन बड़े मौकों के बारे में बता रहे हैं जब चीन ने झड़पे की और जवाब में हमारे जवानों ने उनका डटकर मुकाबला किया। गलवान से तवांग तक जब इंडियन आर्मी ने चीन को चटाई धूल। लद्दाख से लेकर तवांग तक चीन हर बार सीमा पर विवाद करता है और चीनी सैनिक हमारे सैनिकों से संघर्ष करते हैं। पिछले 2 वर्षों में कई बार चीन इस तरह की नापाक हरकत कर चुका है, कभी गलवान तो कभी तवांग, कभी सिक्किम तो कभी कहीं। कोविड में जब दुनिया संक्रमण से जूझ रही थी, तब भी चीन वायरस की तरह सीमा पर उल्टी हरकतें कर रहा था। साल 2020 में 5 मई को चीन के सैनिकों ने लद्दाख के पेंगोंग लेक पर इंडियन आर्मी के जवानों से झड़प की थी।
तब से ये सिलसिला चलता आ रहा है। इसके पहले 30 अगस्त 2021 को चीन के पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 100 सैनिक उत्तराखंड के बारहोती में एलएसी पार कर भारतीय सीमा में घुस गए थे। तब खबरें आई थी कि ये सैनिक 4-5 किलोमीटर अंदर आ गए हैं, तो वहां 3-4 घंटे तक रहे भी। हालांकि इस बारे में भारत की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया था। पेंगोंग लेक पर बड़े चुशुल सेक्टर पर चीनी हरकतें देखी गई थीं। घटना 29 और 30 अगस्त 2020 की है। इससे पहले कि चीन के सैनिक कोई मजबूती दिखाते, भारतीय सैनिकों ने ऊंचाई वाले हिस्सों से मोर्चा संभाल लिया था। भारतीय जवानों ने इन ऊंचाई वाले स्थानों पर कई दिनों तक मजबूती बनाए रखी, इसलिए चीनी सैनिक घुसपैठ नहीं कर पाए। हालांकि चीन ने ऐसी किसी घुसपैठ से मना कर दिया था। 3 सितंबर 2020 को भी खबरें आई कि भारतीय सैनिकों ने रेजांगला, रेकिनला, ब्लैक टॉप, हनान, हेलमेट, गुरुंग हिल, गोरखा हिल और मगर हिल पर कब्जा बना रखा है, ताकि चीनी कैंप पर सीधे नजर रखी जा सके। इससे पहले 15 जून 2020 को गलवान घाटी में संघर्ष हुआ था। पेट्रोल पॉइंट 14 पर चीनी सैनिकों ने भारतीय जवानों के साथ 6 घंटे तक झड़प की। कर्नल संतोष बाबू शहीद हुए, लेकिन उन्होंने और उनके जवानों ने चीनी सैनिकों के टेंट उड़ा दिए थे। चीनी सैनिकों ने भारतीय जवानों पर कटीले तारों से लिपटे बल्ले से हमला किया। हाथापाई हुई। इस झड़प में करीब 600 लोग शामिल थे। चीनी सैनिकों ने भारतीय जवानों पर लोहे के रॉड जैसे चीजों से हमला किया था। इस झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हुए। खबर आई थी कि चीन के 43 सैनिक इस झड़प में मारे गए, लेकिन चीन की तरफ से इसकी कभी पुष्टि नहीं हुई। इससे करीब 3 हफ्ते पहले 21 मई 2020 को गलवान घाटी में चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की थी। उन्होंने भारतीय इलाके में बन रही सड़क का विरोध किया था। ये सड़क डारबुक शोक डीबीओ रोड के नाम से जानी जाती है। फिर चीनी सैनिकों ने गलवान घाटी के पास 70-80 टेंट लगा दिए, भारी वाहन तैनात कर दिए। इससे पहले रिपोर्ट आई थी कि चीनी सैनिकों ने हॉट स्प्रिंग, पेट्रोल पॉइंट 14 और 15 पर एलएसी पार करके 2 या 3 किलोमीटर तक अपना कब्जा जमा लिया है। इसके बाद भारतीय सैनिकों ने इन चीनी सैनिकों से 300 से 500 मीटर दूरी पर अपनी मौजूदगी बढ़ा दी। इससे पहले 10 मई 2020 को सिक्किम के मुगुथोंग और नाकुला पर चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच छोटी झड़प हुई। दोनों तरफ से पत्थरबाजी की खबरें आईं, जिसमें दोनों तरफ के सैनिक घायल भी हुए। फिर भारतीय सेना के पूर्वी कमांड की तरफ से कहा गया कि स्थानीय स्तर पर बातचीत कर मामले को सुलझा लिया गया है। ठीक इससे 5 दिन पहले 5 मई 2020 को लद्दाख के पेंगोंग लेक पर चीनी सैनिकों और भारतीय जवानों के बीच संघर्ष हुआ। 11 मई को फिर एक झड़प हुई। खबरें आई कि इन दोनों घटनाओं में करीब 72 भारतीय सैनिक जख्मी हुए। मई और जून के महीने में चीन ने इस झील के आसपास 60 वर्ग किलोमीटर का भारतीय इलाका कैप्चर कर लिया। इसके बाद खबरें आई कि 27 जून तक चीन ने पेंगोंग लेक के उत्तरी और दक्षिणी किनारों पर फिंगर 4 और 5 के पास अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा दी है। लेकिन कई राजनीतिक, कूटनीतिक और सैन्य बातचीत के बाद चीनी सैनिकों को पीछे हटना पड़ा। पर आज तो दुनिया भी जानती है कि 1962 वाला भारत आज बहुत मजबूत स्थिति में है और भारतीय सेना भी नेगेटिव माइंडसेट से बाहर है। तवांग जैसी घटना आगे भी हो सकती है। ऐसे में सेना को कम समय में जवाबी एक्शन के लिए तैयार रहना होगा। सीधे जंग भले न लड़ी जाए, पर बॉर्डर पर अपने दबदबे वाले क्षेत्रों में पीएलए घुसपैठ कर सकती है। ऐसे में भारत को भी अपने लिए टारगेट तैयार रखने होंगे। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए सहारा समय के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। सहारा प्रणाम।